हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LNG लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटोर सागर सिन्हा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे इस कोरोना पैंडेमिक में। आपके घर के सारे परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन सभी स्वस्थ होंगे। जिनके थोड़े बहुत इन्फेक्शन हो भी गए हैं वो आई होप कि आप उनकी जल्दी रिकवरी हो रही होगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 CBSE केमिस्ट्री के पूरा जो चैप्टर 1 है उसकी डिटेल डिस्कशन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी पहले की बात करी जाए तो ऑलरेडी 4 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, इसके 4 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी डल चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 की अगर बात करी जाए तो स्पेसिफिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, पार्ट 2 की बात करी जाए फ्रेंड्स तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड उनके बेसिक फीचर्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। पार्ट 3 की बारे में बात करी जाए फ्रेंड्स स्पेसिफिकली तो वी हैव डिस्कस्ड बैलेंसिंग, है ना। हम लोग उसने उस वीडियो में कंप्लीट बैलेंसिंग है जो कि डिस्कस करी है। ठीक है, क्या क्या कन्वीनियंट मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या बेस्ट वेज हो सकते हैं, किस तरीके से आप बैलेंसिंग करोगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज की क्या रिक्वायरमेंट होती है वहां पर। ठीक है, उन सब के बारे में वहां पर आपको डिटेल डिस्कशन दिया गया। ठीक है, पार्ट 4 की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी कल ही पब्लिश हुआ है इस चैनल पे, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये आज लास्ट पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोगों ने बस 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करा था, दैट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का ये लास्ट वीडियो है। वी आर डिस्कसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस होने वाला है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब के बारे में जो डाउट्स अक्सर हुआ करते हैं बच्चों को, वो सारे ही डाउट्स है जिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में सॉल्व होने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इसके किसी भी पोर्शन में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या डाउट है। ठीक है, उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर मेल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन चारों वीडियोस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाकर के जरूर चेक करो। ठीक है, ये आपकी पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर बात करी जाए तो हम लोग एक टारगेट लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, दैट टारगेट इज 90 to 95% जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, पर्टिकुलरली LNG लर्न एंड ग्रो से, अगर कोई बच्चा जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, यहाँ से कंटेंट पढ़ रहा है, प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहा है, तो उसके 90 to 95% मार्क्स जरूर आने वाले हैं। ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट की कंपाइलेशन के रिगार्डिंग में ऑलरेडी मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि कंटेंट की कंपाइलेशन मैंने खुद पर्सनली करी है। ठीक है, मैं खुद CBSE बोर्ड टॉपर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी बेस्ट बुक्स हो सकते हैं, NCERTs या साइड बुक्स, उन सबके से जो बेस्ट कंटेंट है उसको निकाल करके यहाँ पर एक कंपाइल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, इसका जो भी कंटेंट है। यार देखो, ये वीडियो जो है वो एक लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो भी कंप्लीट नोट्स है, PDF है, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम का लिंक आज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पूरा PDF स्टडी मटेरियल, ठीक है, जो भी कंटेंट आपको पढ़ने लायक है 10th के रिगार्डिंग में, केमिस्ट्री, साइंस, ठीक है, मैथ्स के रिगार्डिंग, ये सब आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, मिलने वाला है। क्विजेस के रिगार्डिंग पे भी मैं वहां पर काफी काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास 10th के जो पर्टिकुलर बच्चे हैं वो तो स्पेसिफिकली जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, आपको जो भी नोट्स है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के वो वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज देखो, हमें जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वो आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर बात करी जाए तो वहां पर अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हो रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शंस भी हो रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली इस तरीके के दोनों रिएक्शंस को साथ में भी कंबाइंड एज रिडॉक्स रिएक्शन, हम लोगों ने कंबाइन करके क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें आपको पढ़ने लायक है। ठीक है, पहला है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इन सभी के आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर याद करने हैं, और ये स्पेसिफिकली आपको याद होने ही चाहिए, सो दैट आपको ऑक्सीडेशन कंप्लीट याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के बारे में आपको रिएक्शन समझ में आने लगेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ की अगर बात करी जाए तो रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में आपको 10th में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में साइंस परस्यू करते हो, ठीक है, 11th में, 12th में, तो आपको रिडॉक्स के बारे में, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में स्पेसिफिकली काफी कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, तो एक जो बेस है वो आप यहाँ से क्रिएट करने का, बेस बनाने का यहाँ पर से काम कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन की बात करी जाए फ्रेंड, तो डेफिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिल रहा है,
ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं एक्चुअली, वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे स्पेसिफिकली कहा जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करी जाए नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी अगर किसी सब्सटेंस से देखा जाता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं स्पेसिफिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन, एक्चुअली सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, या ये इसका हाइड्रोजन का क्या होता है रिमूवल देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेसिफिकली हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर रिडक्शंस की बात करी जाए फ्रेंड, तो रिडक्शन क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में, कंपाउंड में, सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का एडिशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, तो ये इस क्राइटेरिया को, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली क्या हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का रिमूवल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है रिडक्शन रिएक्शन की दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से, किसी एलिमेंट से, कंपाउंड से अगर आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए दिख रहा है, रिमूवल आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इसे स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन प्रोसेस हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एक तरीके से डेफिनेशन हो गया। ठीक है, डिटेलिंग होगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऐसा कंडीशन जहां पर पहले एक तो पहला कंडीशन है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, दूसरा कंडीशन है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे दो कंडीशन जहां पे भी ये फुलफिल होंगे, सेटिस्फाई होंगे, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, सिमिलर चीज अगर रिडक्शन की बात करी जाए तो अगर दो क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। पहला क्राइटेरिया कि अगर किसी सब्सटेंस में, एलिमेंट में, कंपाउंड में अगर आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, तो वी कॉल इट एज रिडक्शन रिएक्शंस। क्या कहते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शंस उसे कहते हैं। तो ये दोनों ही जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होने चाहिए। अब देखो यार, अगर रिडॉक्स की पार्टिकुलरली बात करी जाए तो रिडॉक्स तभी होगा जब साइमल्टेनियसली टाइम पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही किसी स्पेसिफिकली पार्टिकुलर रिएक्शन में हो रहा हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जहां पर सिर्फ रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली साइमल्टेनियसली ये दोनों ही रिएक्शंस इस किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में हो रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट दैट पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पेसिफाई करना, क्लैरिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अब अगर इसे मैं थोड़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, उससे कनेक्ट करूं कि अगर ये जो कंडीशंस है ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स से मैं थोड़ा इसे रिलेट करूं तो किस तरीके से यहाँ पर डेफिनेशंस या डिटेलिंग किस तरीके से होगी। ऑक्सीजन देखो क्या है, ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीजन एक नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर कहीं पे आपको एडिशन देखने को मिल रहा है, कहने का मतलब क्या है कि कहीं पे अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन देखने को मिल रहा है तो दैट कंडीशन इज फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करी जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, एक्चुअली मेटल की प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल देखने को मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर इसके वाइस वर्सा की बात करी जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो दोनों रिएक्शन है या दोनों कंडीशन है ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट देखने को मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को वी कॉल इट एज रिडक्शन प्रोसेस या रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको रिमूवल देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का तो हम उसे पार्टिकुलरली कहते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, होप सो आपको ये पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन आपको बता दिया है विद अलग जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स के रेफरेंस में सारा कुछ यहाँ पर डिटेल ऑलरेडी कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ साथ सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं ऑलरेडी। मूविंग अहेड, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो चीज याद रखनी है, पता करनी है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करोगे, ठीक है, देखो काफी बच्चों की एक्चुअली क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिफिकल्टी होती है, कंफ्यूजन होता है कि उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में डिफरेंसेस समझ में नहीं आता। ठीक है, कि कौन सा रिड्यूस कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये आप जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कैटेगराइजेशन देख रहे हो, इन एलिमेंट्स के बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी मेमोराइजेशन करने की कोशिश करो। ठीक है, विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे ब्रोमीन की अगर बात करी जाए पर्टिकुलरली, तो ब्रोमीन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
सिमिलरली कार्बन की अगर बात करी जाए तो कार्बन बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो इस स्पेसिफिक रिएक्शन में अगर ब्रोमीन यूज हुआ है, ठीक है, ब्रोमीन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जो बिहेवियर्स हैं वो किस तरीके से होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह वो बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर कार्बन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, वो बिहेवियर शो करने वाला है रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज थी। डेफिनेशन की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स तो द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ना, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दे रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस में, किसी एलिमेंट को, किसी सब्सटेंस को, कंपाउंड को, तो हम उस तरीके के एजेंट्स को, उस तरीके के इंटरमीडिएट्स को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली द सब्सटेंसेस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स, इंटरमीडिएट्स जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करने का किसी भी रिएक्शन में काम करते हैं, तो वी कॉल इट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, डिटेलिंग है, ये क्राइटेरियाज है, कंडीशंस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। आगे बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, एलिमेंट को, सब्सटेंस को, कंपाउंड को प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सिमिलरली द सब्सटेंसेस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे इंटरमीडिएट, ऐसे एलिमेंट्स जो कि ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन को हटा रहे हैं किसी भी एलिमेंट से, कंपाउंड से, तो हम उस क्राइटेरिया को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, वो एक्चुअली एक इंटरमीडिएट है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ डाली है, ये ऑलरेडी आप इसको मेंशन कर सकते हो, समझ सकते हो, ये जो टेबुलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड, ये इसको आप याद कर सकते हो, सो दैट आपका रिएक्शंस जो है वो कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं एंड कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने वाले हैं, क्लियर है। मूविंग अहेड, अब देखो यार, अब एक हम लोग यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का किस तरीके से स्पेसिफिकली हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है और कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिया, दैट इज CuO प्लस H2, ये कन्वर्ट होता है Cu में और H2O में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर से क्या देखने को मिल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से रिमूवल हुआ है, रिमूवल हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक रिडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन की बात करी जाए तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एलिमेंट को देख करके, है ना, मैंने क्या करा यहाँ पर एलिमेंट को देख करके स्पेसिफाई कर दिया कि कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कौन से कंपाउंड में या एलिमेंट में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखने को मिल रहा है, क्लियर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया, इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि रिमूवल ऑफ एक्चुअली ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, Fe3O4 से। सिमिलरली H2 में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पहला प्रोसेस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन, दूसरा प्रोसेस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं अपने आसपास सराउंडिंग्स में भी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल था, दैट इज फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लियर है फ्रेंड्स। मूविंग अहेड, अब अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट काफी ज्यादा क्रिएट करने का काम करता है हमारे एवरीडे लाइफ में, ठीक है। हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे काफी सारे ऐसे प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, ऐसे काफी कंडीशंस होते हैं जहां पर हार्मफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा, दैट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। क्या होता है कोरोजन के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन के बारे में यार आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन के, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो है वो है कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। डेफिनेशन की अगर बात की जाए फ्रेंड, तो ये कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईटन अप, यानी कि मेटल्स जो है उनकी जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड कर जाती है ना, खराब हो जाती है, ठीक है, अनहेल्दी हो जाती है ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, एक्शन ऑफ एयर, यानी कि एयर में ऑलरेडी क्या ऑक्सीजन जो प्रेजेंस है वही क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है उस पर्टिकुलर मेटल को और उसके जो टॉप मोस्ट लेयर है उसे कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम करता है फ्रेंड्स, क्लियर है। आगे देखा जाए तो मॉइस्चर भी कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाता है, एसिड्स, ये सारे ही जो है वो एक मेटल सरफेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है। तो
तो कोरोजन के बारे में जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या हो गया, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल एसिड ऑन देयर सरफेस। ठीक है, अगर किसी भी मेटल की बात करी जाए, ठीक है, देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये प्रीडोमिनेटली अगर बात करी जाए तो आयरन में काफी बेहतर तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये हार्मफुल ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो कोरोजन वहां पर एक्चुअली आयरन का जो मेटल है वहां पर काफी इजीली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, जैसे आपके घरों में अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट होता है काफी टाइम से, अगर वो क्या होता है स्पेयर पड़ा है, ठीक है, तो आउटर एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या होता है एक्चुअली कोरोड हो जाता है, उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या काफी ज्यादा खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाते हैं, अनहेल्दी कंडीशन हो जाती है उस पर्टिकुलर मेटल्स की। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, मेटल के लाइफ को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने का काम करता है। ठीक है, मेटल की लाइफ स्पैन को शॉर्ट करने का काम करता है। ठीक है, काउजेस की बात करी जाए तो काउजेस क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल नहीं क्या करता है, मेटल्स के जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसे कहीं ना कहीं खराब करने का, डिग्रेड करने का काम करता है। फ्रेंड्स क्लियर है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या है, कोरोजन का पार्ट है, कोरोजन का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। ये पर्टिकुलरली जो है ये रस्टिंग के बारे में कंप्लीट डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है। डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर आयरन ऑब्जेक्ट को आप किसी डैम्प एयर में छोड़ देते हो, डैम्प एयर कहने का मतलब है कि ऐसा एयर जिसमें मॉइस्चर काफी ज्यादा है, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी का कंटेंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ठीक है, मगर अगर आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दे रहे हो जहां पर डैम्प एयर है ना, ऐसा एयर है जिसमें ह्यूमिडिटी का कंटेंट काफी ज्यादा है, ठीक है, मॉइस्चर काफी ज्यादा है, काफी लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक अगर आप इसे छोड़ देते हो तो वहां पर क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें एक्चुअली रेडिश ब्राउन कलर का एक खुरदुरा सब्सटेंस है ना, फ्लेकी सब्सटेंस वहां पर क्या होता है, एक रस्ट के फॉर्म में, जिसे हम रस्ट कहते हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या हो जाता है, कवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। और वो जो फ्लेकी सब्सटेंस है ना, रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस है, उसे हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज रस्ट, हम उसे कहते हैं रस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन इन्वॉल्व मैंने यहाँ पर मेंशन किया फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बारी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का पार्ट रह चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, काफी बारी पूछा जाता है कि रस्टिंग का जो एक्चुअल रिएक्शन है वो क्या है, या रस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, मेंशन करना है अपने नोट्स में कि एक्चुअली जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन करा कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ मिलकर के रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद आपको रस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, रस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 2Fe2O3XH2O। ठीक है, एक्चुअली Fe2O3XH2O इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। यहाँ पर 2 क्या है, एक्चुअली बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो 2XH2O यहाँ पर यूज करा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर X का मतलब है मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, कि कितना मोल्स ऑफ वाटर जो है वो उसको डिग्रेड करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर X जो है वो मोल्स ऑफ वाटर को यहाँ पर डिनोट करने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर X की बात करी जाए तो यहाँ पर X जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहने का ये मतलब है कि इतने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर Fe2O3 के साथ क्या है, कंबाइंड फॉर्म में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं हम, ये रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी रस्टिंग में इन्वॉल्व होता है। दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग अहेड, अब देखो कोरोजन जो है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब ये जो डैमेजेस हैं वो किस तरीके से पहुंचाने का काम करता है उनके बारे में पढ़ते हैं। कोरोजन क्या करता है, सबसे पहले तो आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स को वीक करने का काम करता है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मेटल ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्या होते हैं, इस तरीके से कोरोड होते हैं और उनके जो लाइफ स्पैन है वो कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, उनका अगर मेटल ऑब्जेक्ट है, अगर उसका लाइफ स्पैन 10 साल है तो कहीं ना कहीं कोरोजन की वजह से उसका लाइफ स्पैन काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको अपने साइड से समझना है कि ये आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स के जो हेल्थ है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं वीक करने का काम करता है। अगर डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स, इसको भी कहीं ना कहीं वीक करने का काम करता है। देखो हमारे अगर इंडिया में पर्टिकुलरली बात करी जाए तो काफी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे ऐसे अगर बिल्डिंग्स हैं, काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आयरन ऑब्जेक्ट से बनी हुई है। ठीक है, और अगर उसमें पर्टिकुलरली कोरोजन स्टार्ट हो जाता है तो इंडिया का, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी भी कंट्री की अगर बात करी जाए तो उसमें काफी ज्यादा मनी की जरूरत होती है, काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, इसी आयरन के ऑब्जेक्ट को सही करने में। ठीक है, काफी सारे ऐसे ब्रिजेस होते हैं, काफी सारे शिप्स होते हैं, ठीक है, जो कि आयरन एंड मेटल ऑब्जेक्ट से बने होते हैं। अब ऑलरेडी वाटर के साथ मिल करके वो क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्चुअली उनकी जो बॉडी है
वो कहीं ना कहीं खराब होने लग जाती है, ठीक है, रस्ट लगने लग जाता है। अब ऑलरेडी जो रस्टिंग वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम है, वो कमजोर हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी की अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो अभी जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोविड चल रहा है, कोविड-19 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर क्या रहा है, हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी है उसे कहीं ना कहीं वीक करने का काम कर रहा है, सो दैट हम आगे कोई भी काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यही एक्चुअली काम जो है वो कोरोजन करता है एक तरीके से आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स के साथ, मेटल के ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि कट द लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, किसी के भी ऑब्जेक्ट के लाइफ स्पैन को डिस्टर्ब करने का, है ना, शॉर्ट करने का काम करता है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। बिल्कुल, अगर किसी पर्टिकुलरली अगर कंट्री की बात करी जाए, जैसे इंडिया की बात करी जाए, ठीक है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स के काफी सारे ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे इस्तेमाल में लिए जाते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस्तेमाल में लिए जाते हैं। कार बॉडीज हो गया, ब्रिजेस हैं, शिप्स हैं, ठीक है। तो उनके अगर एक बार अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में खराबी आती है, ठीक है, अगर रस्ट होता है, तो वहां पर काफी ज्यादा जो मनी है वो स्पेंड, है ना, काफी ज्यादा मनी की बर्बादी होती है, इकोनॉमिक जो क्या होता है कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन देखने को मिलता है इन सब जो कोरोजन है इसके वजह से, ठीक है। तो हर एक साल जो है वो इन सब जो डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, डैमेज आयरन जो जितने भी आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब के रिप्लेसमेंट में काफी ज्यादा पैसा जो है वो सरकार का खर्च होता है, ठीक है। तो कोरोजन जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डैमेज क्रिएट करने का काम करता है, इकोनॉमिक बेसिस पे भी, फाइनेंशियल बेसिस पे भी। पर्टिकुलर अगर लाइफ स्पैन की बात करी जाए स्टील ऑब्जेक्ट्स की, आयरन ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके लाइफ स्पैन के रेफरेंस में भी, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का इन आवर एवरीडे लाइफ, जो कि काफी ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, हमारे घरों में हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रैंसिडिटी। सेकंड इज रैंसिडिटी। अब इसे हम क्या कहते हैं एक्चुअली, विकृत गंधिता। हिंदी में अगर बात करी जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन करा है, जो पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर है इसमें हर एक चीज आपको प्रोवाइडेड मिल रही है, ठीक है। जो भी बेस्ट ऑफ द कंटेंट है वो यहाँ पर इस तरीके से समराइजेशन करने के काम करा गया है, ठीक है। तो आपको कंटेंट बहुत पसंद आने वाले। डेफिनेशन की अगर बात करी जाए फ्रेंड्स, या प्रोसेस की बात करी जाए, तो व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, एक्चुअली फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट जब होते हैं, ठीक है, किसी भी फूड मटेरियल्स में, गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ठीक है, देयर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस हैव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ड्यू टू दिस स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल चेंज एंड बिकम वेरी अनप्लीजेंट। देखो होता क्या एक्चुअली कि अगर कोई फैट्स एंड ऑयल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो फूड मटेरियल्स हैं उसमें क्या फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो एक्चुअली एयर में जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है उस पर्टिकुलर फूड मटेरियल को, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन के बाद वो ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट बना वो फूड मटेरियल, उसका जो स्मेल है, उसकी जो ऑर्डर है वो काफी ज्यादा अनप्लीजेंट होती है, काफी अनहेल्दी हो जाती है, ठीक है। और इसी के वजह से वो क्या होता है, हमारे खाने के इस्तेमाल में ज्यादा नहीं लिया जाता बाद में, क्योंकि वो काफी ज्यादा हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं एक्चुअली, पर्टिकुलरली रेंसिडिटी, एक्चुअली यही कंडीशन होती है। आगे डिस्कस करा जाए तो कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर एरियल ऑक्सीडेशन हो, है ना, हवा के द्वारा जो ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल्स ऑब्जेक्ट्स का, फूड मटेरियल्स का, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक चीज देखने को मिलेगी वो होती है अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। काफी सारे हमारे घरों में भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जो कुछ टाइम में क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर आप उन्हें खुला छोड़ देते हो काफी टाइम के लिए, जैसे ब्रेड है, ब्रेड को अगर आप खुला छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए, तो क्या हो जाता है, उन पर मोल्ड जम जाता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है हमारे खाने के लिए, हम उन्हें क्या खाने में वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन के कहीं एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गया रेंसिडिटी के लिए, आपको इसको जरूर मेंशन कर लेना है, याद कर लेना है। होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे डिस्कस करें जाए तो प्रिवेंशन किस तरीके से हम रेंसिडिटी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अब अपने फूड मटेरियल्स को किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कशन दिया गया है। पहला जो रेंसिडिटी से बचाने का यानी कि प्रिवेंशन के मेथड्स हैं, उसमें कि आप ऐड करो एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पर हैं, BHA हो गया, ठीक है, BST हो गया, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फैट्स एंड ऑयल फूड मटेरियल्स में, सो दैट जो ऑक्सीडेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं होगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स का जो काम होता है दैट इज BHA एंड BST जो है वो एग्जांपल्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को, है ना, रिमूव करने का काम करते हैं उस पर्टिकुलर फूड मटेरियल से, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को काटते हैं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ऑक्सीजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है। आगे अगर डिस्कस करा जाए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो है वो प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फूड्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैसेस। अब देखो नाइट्रोजन गैस जो है वो काफी अनरिएक्टिव गैस होती है, ठीक है।
अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स को अगर नाइट्रोजन गैस के किसी भी कंटेंट में कंटेनर में पैक करके रखते हो तो वहाँ पर जो रेंसिडिटी है वो बहुत ही नहीं हो पाती है, ना के बराबर हो पाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन ना करने में क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन नहीं करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें फ्रेंड, तो रेंसिडिटी क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। अगर हम फूड को क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। ठीक है, देखो काफ़ी बारी कहा जाता है गर्मियों में, स्पेसिफिकली ठंडों में भी, मतलब ऑब्वियसली विंटर सीजन में भी होता है कि फूड को आप अगर अभी आप पूरा प्रॉपर नहीं खा पा रहे हो तो आप रेफ्रिजरेटर में उसका प्रॉपर स्टोरेज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट कुछ टाइम बाद आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो खाने में। ठीक है, तो अगर आप जो भी फूड मटेरियल्स हैं, फूड फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग, अगर आपका उसका प्रॉपर स्टोरेज करते हो है ना, कूलेंट्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, तो उसमें कहीं ना कहीं रेंसिडिटी के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इस तरीके का कंडीशन होता है ये रेंसिडिटी को कहीं ना कहीं हिंडर करने का काम करता है। रेंसिडिटी वहाँ पर इजीली फॉर्म नहीं कर सकता, रेंसिड नहीं हो सकता फूड्स। आगे डिस्कस करा जाए फ्रेंड्स, स्टोरिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर। अब ऐसे कंटेनर्स में अगर हम फूड्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जो कि एयर टाइट हो, उसमें एयर जो हो वो ना की मात्रा में हो। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या होगा, अगर हवा नहीं होगी तो ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये एक सिंपल सा जो तरीका है वो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है कि रेंसिडिटी से हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, अब देखो खाना को आप जितना लाइट से दूर रखोगे ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो फूड मटेरियल है फैट एंड ऑयल कंटेनिंग, उसमें कहीं ना कहीं रेंसिडिटी जो है वो ना के बराबर होगी। क्योंकि लाइट में क्या होता है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से रेंसिड होना जो फूड है वो स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई कहा जाता है कि आप लाइट से दूर रखोगे, कहीं ना कहीं ऐसे स्पेसेस में रखो कि डार्क स्पेसेस हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रेंसिडिटी को इस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, अपने फूड मटेरियल को अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पूरा जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऑलरेडी 4 पार्ट डल चुके हैं, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेक कर लो। ठीक है, दिस वाज द लास्ट पार्ट, ये 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हो। नोट्स ऑलरेडी मैं अब थोड़े टाइम में आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइडेड मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस के सारा अपडेट जो है वो वहीं पे मिलने वाला है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप मेरे से जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ऑलरेडी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा वीडियो का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है, सबसे ज़्यादा डाउट आपको किस में हो रहा है। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसको स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में। ठीक है, ऐसे बच्चों के साथ जिनको इस तरीके के कंटेंट की जेन्युइनली ज़रूरत है। ठीक है, उनको आवश्यकता है, पेड कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, चैनल पे नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। दिस इज द मैंडेटरी थिंग यू हैव टू डू। ठीक है, थैंक यू सो मच इन दिस कोरोना। स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड।